हेलो दोस्तों। आज हम जनरल साइंस का पार्ट 5 देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितने भाग हैं? तो दोस्तों जो अर्थ और मून है इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा अलग अलग होता है। जो ग्रेविटी की वैल्यू अगर हम मून पे देखें तो वो होती है हमारी 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ। यानी कि जब आप मून पे चले जाओगे तो आपका वेट जो होगा ना 1/6 भाग से कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपका वेट अगर पृथ्वी पे 30 किलो है तो जब आप मून पे जाओगे तो वेट क्या हो जाएगा 5 किलो ही 1/6 हो जाएगा किसका 30 किलो का। तो ये आपका 5 किलो वेट आ जाएगा। तो हमेशा आप याद रखना है आपको जब हम मून पे जाते हैं चंद्रमा पे जाते हैं तो वेट जो रहता है हमारा 1/6 भाग कम हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है यहाँ पे कि जो मास रहता है हमारा मास वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हम भले ही कहीं पे भी चल जाएं। मास यानी हिंदी में कहते हैं इसको द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा, भले ही हम अर्थ पे हो या मून पे हो। लेकिन जो वेट है वजन है वो चेंज हो जाएगा, 1/6 भाग से रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो दोस्तों ऑप्शन सी आपको दे रखा है वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने क्या किया था सबसे पहले डीएनए की जो स्ट्रक्चर है ना उसके बारे में बताया था। यहाँ पे संरचना लिखा हुआ है इसका मतलब है स्ट्रक्चर। तो डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। इन्होंने बताया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस तरीके का आता है और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों बाकी ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो क्रिश्चियन बेनार्ड है ऑप्शन फर्स्ट आपका, इन्होंने क्या किया था पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। क्या किया था पहला हार्ट ट्रांसप्लांट। और जो लुइस पास्चर है अपने, इन्होंने रेबीज का टीके की खोज की थी। किसकी? रेबीज के टीके की। और लास्ट जो कॉर्नबर्ग है अपने, इन्होंने डीएनए का संश्लेषण किया था दोस्तों। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत हमारी रक्षा किस किरणों से करती है? तो दोस्तों जो ओजोन परत है हमारी, जो ओजोन लेयर है हमारी, वो क्या करती है हमारी पैराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनसे हमारा प्रोटेक्शन करती हैं। पैराबैंगनी किरणों को इंग्लिश में हम कहते हैं अल्ट्रावोलेट रेज या फिर यूवी रेज। तो आपको याद रखना है ओजोन परत हमारी पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी आंख में रेटिना जो होता है उस पे क्या होता है इमेज बनती है। तो वो जो इमेज बनती है वो किस तरीके की होती है? वास्तविक और क्षैतिज, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो हमारी इमेज बनती है वो होती है वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। इमेज बनती है जो रियल बनती है और उल्टी बनती है। उल्टी को इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड। आपने लिखा देखा होगा ऑप्शन में रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको तो दिखाई तो सीधा देता है, इमेज उल्टी कैसे बनती है फिर? दोस्तों इमेज ना उल्टी ही बनती है लेकिन दिमाग क्या करता है उसको प्रोसेस करके हमको सीधी दिखाता है। तो इसलिए हमको इमेज बाद में सीधी दिखाई देती है लेकिन एक्चुअल में उल्टी बनती है। आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है, रियल इमेज बनती है और उल्टी बनती है यानी कि इन्वर्टेड। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं स्पीडोमीटर, मोटर गाड़ियों के वेग मापने का यंत्र। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। जो हमारा स्पीडोमीटर है उससे हम क्या करते हैं स्पीड को मेजर करते हैं। सेकंड ऑप्शन है ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। इसमें हम नाप रहे थे स्पीड यानी वेग, इसमें हम नाप रहे हैं दूरी यानी कि डिस्टेंस। तो ये भी बिल्कुल सही है। ओडोमीटर क्या होता है? डिस्टेंस को नापता है। आपके बाइक में भी ये ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों लगे रहते हैं स्पीड और डिस्टेंस बताने के लिए। ऑप्शन डी देख लेते हैं दोस्तों पहले ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर किसको नाप रहा है दोस्तों? ध्वनि को। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं अपन। और ऑप्शन सी दे रखा है आपको एमीटर। एमीटर में लिख रखा है विद्युत शक्ति यानी कि पावर, पावर की बात कर रहा है। लेकिन जो एमीटर जो दोस्तों होता है ये पावर नहीं नापता है, ये बल्कि करंट, जो करंट होती है यानी धारा, उसको नापता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़ें किससे विकसित होती हैं? जड़ यानी रूट दोस्तों, इंग्लिश में रूट कहते हैं जड़ को। तो ये किससे विकसित होती है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे मूलांकुर, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडिकल, इससे क्या होती है हमारी जड़ें विकसित होती हैं।
दोस्तों सबसे पहले जब कोई बीज बोते हैं हम, तो सबसे पहले जो पहली रूट जो निकलती है वहाँ पे, उसी को हम कहते हैं मूलांकुर। तो आप देखिए इमेज, जैसे ये कोई बीज था, उसको पहले जब हमने बोया, तो उसके बाद जो पहली रूट ये निकली है, यही कहलाती है हमारी मूलांकुर, इंग्लिश में यानी कि रेडिकल। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बाकी जो रूट विकसित होती है, बाकी जितनी भी जड़ें बनती हैं, वो इसी मूलांकुर से कट के बनती हैं। जैसे ऐसे कट गई, ऐसे कट गई, फिर यही बढ़ती जाती है। इस तरीके से हमारी जो रूट रहती है उसका डेवलपमेंट होता है, यानी कि विकसित होती है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किसने की थी? दोस्तों हमसे यहाँ पे पूछा है रेडियो एक्टिविटा है उसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज की थी दोस्तों ऑप्शन सी, एंटोनी री हेनरी बेकरल। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है, हेनरी बेकरल जो थे, उन्होंने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश को दोहरी विकृति क्यों कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे दोहरी विकृति इसका मतलब दे रखा है कि जो प्रकाश है यानी कि लाइट, जो हमारी लाइट होती है दोस्तों, उसका क्या होता है, जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। इंग्लिश में दोहरी प्रकृति को ड्यूअल नेचर कहते हैं। तो हमसे यही पूछ रहा है कि जो ड्यूअल नेचर होता है वो कौन कौन सा है। तो दोस्तों ड्यूअल नेचर में ये दो तरीके से बिहेव करती है हमारी लाइट, एज अ पार्टिकल, और दूसरे में करती है वेव की तरह। दोस्तों जैसे ये लाइट सोर्स आपको यहाँ पे दे रखा है, तो इससे जो इमेज, यहाँ पे जो इमेज है इसमें देखो ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं पार्टिकल्स। तो कभी कभी जो हमारी लाइट होती है पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और कभी हमारी करती है वेव्स की तरह, जो आपको यहाँ पे वेव्स दिख रही हैं। तो इसका ड्यूअल नेचर में किस किस की तरह हो गया, वेव और पार्टिकल की तरह। अब वेव और पार्टिकल को हिंदी में कहते हैं, वेव यानी होता है तरंग, और पार्टिकल यानी होता है आपका कण। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट है, यह तरंग और कणों के गुणों को प्रदर्शित करता है। ड्यूअल नेचर हमारा किसको बताता है, तरंग और कणों के गुणों को प्रदर्शित, यानी कि जो हमारा पार्टिकल और जो हमारा वेव है इसके बारे में बताता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैरिएटिक सर्जरी मनुष्य के किस अंग में परिवर्तन करती है? दोस्तों जो बैरिएटिक सर्जरी रहती है, ये हमारे जो पाचन तंत्र रहता है इस अंग में क्या करती है, परिवर्तन करती है। इसमें क्या होता है, पाचन तंत्र यानी दोस्तों जो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं इसको इंग्लिश में, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि जो लोग होते हैं उन पे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, वो मोटापा बढ़ जाता है उनका उसके कारण। तो जब मोटापा बढ़ जाता है तो उसको मोटापा कम करने के लिए हम बायोरेटिक सर्जरी करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा स्टोमक होता है उसमें क्या कर देते हैं, एक पाउच बनाते हैं, गैस्ट्रिक पाउच। ये पाउच बना के हम क्या कर देते हैं, इसको सीधा क्या करते हैं, जो हमारे नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है दोस्तों हमारी, यानी कि जो छोटी आंत होती है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ बायोरेटिक सर्जरी होती है, और ये पाचन तंत्र का जो हमारा पार्ट जो रहता है उसको क्या करती है, परिवर्तन कर देती है उसमें। देखिए दोस्तों पहले तो कुछ इस तरीके से था, लेकिन जब सर्जरी कर देंगे तो कुछ इस तरीके से पार्ट दिखने लग जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श तरल पदार्थ की श्यानता क्या है? दोस्तों आदर्श तरल पदार्थ का मतलब है यहाँ पे कि आइडियल लिक्विड, और संयनता का मतलब है विस्कोसिटी। तो हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा आइडियल लिक्विड होता है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है। तो दोस्तों जो आइडियल लिक्विड रहता है उसकी विस्कोसिटी होती है हमारी शून्य। अब आप सोच रहे होंगे विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी क्या होती है दोस्तों, जो इंटरनल फ्रिक्शन रहता है, यानी कि जो घर्षण रहता है हमारा लिक्विड का, उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। किसी सरफेस पे हम जैसे लिक्विड पटकते हैं, तो कितनी तेजी से फ्लो हो जा रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमारा डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे। यानी कि अगर उसकी विस्कोसिटी हाई होगी, तो दोस्तों वो क्या होएगा, जो भी हम लिक्विड गिरा रहे हैं टेबल पे वो फ्लो नहीं होगा, जाएगा नहीं, उसी जगह पड़ा रहेगा। जैसे मरकरी, तो मरकरी की विस्कोसिटी क्या होती है, हाई होती है। जो भी गाढ़ी गाढ़ी चीज़ें होती हैं उनकी विस्कोसिटी हाई होती है। और मरकरी के कंपैरिजन में अगर हम पानी डालते हैं टेबल पे, तो क्या करेगा, फैल जाएगा, भाग जाएगा। तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। अब इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि जो आइडियल लिक्विड होता है आपका, उसको अगर आप एक बीकर में भर देते हैं, तो आइडियल लिक्विड का जब आप टैप खोलोगे तो नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा पानी या लिक्विड जो भी होगा। और ऐसे आइडियल नहीं है, जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं जो आइडियल नहीं है, उसका टैप खोलोगे तो क्या होगा, बूंद बूंद करके निकलेगा। और दोस्तों एक बात और है, जो हमारे आइडियल लिक्विड होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और जो हमारे नॉन आइडियल लिक्विड होते हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन तो हमारा दोस्तों ये था कि जो आइडियल लिक्विड होती है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है। तो उसकी विस्कोसिटी शून्य होती है, यहाँ आपको याद रखना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, प्रकीर्णन, विवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया, ये विवर्तन की जगह आप इसको अपवर्तन समझ लो। प्रकीर्णन को इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं स्कैटरिंग, जो यहाँ पे लिखा हुआ ना ये स्कैटरिंग, ये कहते हैं हमारे प्रकीर्णन। और दोस्तों जो यहाँ पे विवर्तन दिया हुआ है इसको कहते हैं हम डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। और जो अपवर्तन होता है दोस्तों, अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। और जो और लास्ट एक बच गया दोस्तों, यहाँ पे प्रकीर्णन हो गया, विवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, और एक आपका रह गया परावर्तन। ये ऑप्शन डी आप मान लो, परावर्तन। तो दोस्तों जो सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है वो हमारा दिखाई देता है डिफ्रैक्ट स्कैटरिंग के कारण, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है, प्रकीर्णन। दोस्तों क्या होता है, जो सूर्य से जो रोशनी आ रही है, हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं बहुत सारे। तो जब उन छोटे छोटे कणों से जो सूर्य की रोशनी जब टकराती है, तो जो सबसे लाल जो कलर रहता है हमारा स्कैटर हो जाता है, यानी कि प्रकीर्ण हो जाता है वो, यानी फैल जाता है। तो इसलिए क्या होता है, सूर्यास्त के समय हमको जो सूर्य जो रहता है लाल लाल दिखाई देता है। तो उसका कारण स्कैटरिंग है, आप याद रखना। बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में हम देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन जो विवर्तन दिया हुआ है, विवर्तन का मतलब होता है डिफ्रैक्शन इंग्लिश में। जो डिफ्रैक्शन में दोस्तों क्या होता है, कोई भी लाइट आ रही है और पॉइंट पे टकरा रही है कहीं पे, तो वो क्या हो जाएगी, अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगी। ये चारों तरफ नहीं फैलेगी, ये अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगी। स्कैटरिंग में तो क्या हो रहा था, चारों तरफ फैल रही थी, ये पॉइंट पे टकराने के बाद सामने की साइड में ही चारों तरफ मतलब उस साइड में ही फैलेगी बस। तो ये कहलाता है हमारा डिफ्रैक्शन। या आपने प्रिज्म का एक एक्सपेरिमेंट करा होगा, उसमें भी सेम यही होता है। कोई लाइट आई तो ये क्या होगी, 7 कलर्स में अलग अलग बट जाएगी। तो ये डिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है दोस्तों। और एक है दोस्तों अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन, यानी कि ये, यानी कि कोई लाइट आ रही है आपकी, टकरा रही है किसी मीडियम से, तो उस मीडियम में जो सेकंड मीडियम में वो जाएगी, तो वहाँ पे कुछ एंगल से मुड़ जाएगी, फिर जाएगी। ऐसे जो रिफ्लेक्शन है दोस्तों, यानी कि परावर्तन जो है आपका, रिफ्लेक्शन कहते हैं उसको, तो उसमें लाइट आके वापस टकरा के चली जाएगी। ऐसे ट्रांसमिशन का मतलब है दोस्तों, लाइट आई और सीधी की सीधी पास हो गई मीडियम से। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है लाइट आई और कहीं गई नहीं, एब्जॉर्ब हो गई वहीं पे, उसको क्या कर लिया, पूरी की पूरी कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है। दोस्तों जो क्वेश्चन था हमारा मेन था वो था कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, उसका कारण था प्रकीर्णन। बाकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया। इस फिगर को देख के भी आप याद रख सकते हैं कि ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग में क्या क्या होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जोड़ी अदिश राशियों को प्रदर्शित करता है? दोस्तों यहाँ पे हमको बताना है कौन सी जो जोड़ी है इनमें से अदिश राशियों के बारे में बताता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अदिश और सदिश राशियाँ होती क्या है। दोस्तों अदिश का मतलब होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, जो ये पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अदिश राशि होती है दोस्तों। और जो दूसरी है हमारी दोस्तों, ये कहलाती है सदिश राशि। आप इसमें इसको देख के भी समझ सकते हैं कि इसमें अदिश और सदिश में दिशा आ रहा है। दिशा जो वर्ड है दोस्तों, तो दिशा जिसके साथ रहती है उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो कहलाती है हमारी सदिश या वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती, वो कहलाती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो दोस्तों ये एग्जांपल दिए हुए हैं आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के, तो आप इनको याद कर लीजिए। अब इनमें से हमको बताना था कौन सी जोड़ी ऐसी है जो दोनों अदिश राशि हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी आप देखिए, जो दूरी और गति यानी कि डिस्टेंस और जो स्पीड है आपकी, वो क्या है, अदिश राशि है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उस कोरोना वायरस का नाम बताइए जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जो ऑप्शन सी है आपका, वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, SARS, सार्स। जो ये वायरस है ये कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है, इसके कारण क्या हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु। कभी कभी SARS का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो उसके लिए आपको ये बताना है, SEVERE, सीवियर, एक्यूट, AUCTE, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो कभी आपको फुल फॉर्म पूछे तो आपको ये याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है सीवर एक्यूरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके कारण क्या हो जाती है दोस्तों, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और जो अभी हाल फिलहाल कोरोना वायरस आया हुआ है, ये कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है, इसका जो नाम है दोस्तों वो है कोविड-19। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों जो विटामिन के है उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है ऑप्शन सी, फिलोक्विनोन। तो ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो विटामिन के होती है अगर इसकी कमी हो जाती है किसी के अंदर तो जो रक्त रहता है दोस्तों यानी जो ब्लड रहता है उसका थक्का नहीं जमता है, थक्का यानी क्लोट नहीं जमता है। मान लो आपके हाथ में कहीं पे कट हो जाता है तो खून आपका बहता ही रहेगा, जल्दी से उसका थक्का नहीं जमेगा और खून बहना बंद नहीं होगा। तो इसलिए विटामिन के की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन के की कमी जिस मनुष्य में होती है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो विटामिन के स्रोत जान लेते हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ पे हमको विटामिन के मिल जाती है। जो दोस्तों आपकी पत्ता गोभी होती है, पालक जो होता है, चुकंदर होता है और एक ब्रोकली होती है। दोस्तों ये अच्छे सोर्स हैं विटामिन के। तो पत्ता गोभी, पालक और चुकंदर अच्छी नहीं लगती हो सब्जी भले ही आपको इनकी, लेकिन फिर भी पत्ता गोभी, पालक वगैरह की सब्जी खाया करो ताकि विटामिन के आप में बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैस के 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, ये हमसे पूछा है। 1 मोल में जो वॉल्यूम होता है दोस्तों वो होता है 22.4 लीटर। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा 22.4 लीटर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में पीएच स्केल एक महत्वपूर्ण मापक यंत्र है? दोस्तों जो पीएच स्केल है इसके बारे में हमने दोस्तों पिछले वीडियो में पढ़ा था। जो पीएच रहता है हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये किस चीज का मापक यंत्र है? खाद्य विज्ञान, औषधि, वानिकी। दोस्तों तीनों में हमारा यूज किया जाता है, खाद्य विज्ञान में भी, औषधि में भी, वानिकी में। वानिकी यानी फॉरेस्ट्री। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो पीएच स्केल होता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है एक 7 बीच में। तो आपसे कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि जो 7 जो पॉइंट होता है यानी कि पीएच की वैल्यू 7 होती है वो किसकी होती है, तो वो कहना आपको प्योर वाटर की होती है। इसके जो लेफ्ट साइड में रहते हैं वो हमेशा एसिडिक होते हैं और राइट साइड में बेसिक होते हैं। दोस्तों ये कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका यहाँ पे पीएच शो किया हुआ है इसमें, तो आप उसको उसको याद रखना है। जैसे प्योर वाटर का 7 है, एग का 8 पीएच दिया हुआ है, बेकिंग सोडा का 9 है, हैंड सोप का 10 है। ऐसे अगर लेफ्ट में देखें हम एसिडिक साइड में तो मिल्क का 6 है। दोस्तों ये मिल्क वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट होता है। जो मिल्क जो रहता है दोस्तों हमेशा एसिडिक रहता है दोस्तों। तो 6 पीएच होता है इसका, ये आपको याद रखना है। ऐसी कॉफी रहती है जो एसिडिक होती है, इसलिए कहते हैं कि दोस्तों ज़्यादा चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। टोमेटो रहता है, एप्पल रहता है, लेमन रहता है, इन सब का क्या होता है दोस्तों, एसिडिक होता है। और तो आपको इनको सबको देख लेना है, एक बार याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जो आपको यहाँ पे दिए हैं कम से कम इनको तो याद करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइलेरिया, जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं, में क्या होता है? दोस्तों जो फाइलेरिया है इसको हाथी पाँव भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये है, या फिर इंग्लिश में एलिफेंटेसिस भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका ये नाम और है एक दोस्तों, एक एलिफेंटेथिसिस। एलिफेंटेथिसिस, एलिफेंट जैसा पैर होता है दोस्तों। एलिफेंट का क्या होता है, पैर भारी होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पैरों में सूजन टाइप में आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो हमारा पैर रहता है वो बहुत भारी होने लग जाता है। दोस्तों नॉर्मल पैर ये था हमारा, स्टेज 2 में कुछ ऐसा हुआ, स्टेज 3 में ऐसा हुआ और स्टेज 4 में और ज़्यादा भारी हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी है ना जो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, पैरों में सूजन आ जाती है, वृषण कोषों में सूजन आ जाती है, शरीर का अन्य भागों में भी सूजन आ जाती है, यानी कि शरीर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये पैर में ही होता है, इसलिए इसको हाथी पाँव कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, पैर बहुत आपका बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है इस सूजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं दोस्तों यहाँ पे, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत एंड पेट। दोस्तों जो छोटी आंत रहती है आपकी वो सबसे बड़ी होती है इनमें से। ये जो आपको फिगर दिख रहा है दोस्तों, इसमें जो ये बाहर वाली है ये तो हमारी कहलाती है बड़ी आंत। बड़ी आंत का मतलब होता है दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन इंग्लिश में, और छोटी आंत को कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो ये चीज़ है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि छोटी आंत। ये सबसे बड़ी होती है दोस्तों, ये लगभग हमारी क्या होती है, 22 फीट की होती है दोस्तों। कितने की होती है, 22 फीट की। नाम भले ही छोटी आंत हो लेकिन एक्चुअल में ये साइज इसकी बड़ी होती है, लगभग 22 फीट यानी लगभग 8 मीटर के लगभग होती है आपकी दोस्तों, 7-8 मीटर। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट है, छोटी आंत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त
रक्त के जीवन का समय करीब करीब कितने दिन का होता है? जो रक्त होता है दोस्तों, उसमें जो प्लेटलेट्स जो होती हैं, उनके जीवन के समय के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती है, उनका जो जीवन का समय होता है, वो लगभग हमारा होता है 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन इनका समय होता है जीवन का। दोस्तों जो प्लेटलेट्स होती हैं, वो डेंगू के कारण कम हो जाती हैं। तो जब डेंगू यानी मच्छर काटने से जो डेंगू होता है, उसके कारण किसी को बुखार आता है, तो जब जब बुखार आता है दोस्तों किसी को भी, तो उसके कारण क्या होती है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति में हम जाने की प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, तो लगभग हमारी 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच जो होती है हमारी प्लेटलेट्स होती हैं दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं, उनका जीवन काल जो होता है दोस्तों 3 से 5 दिन होता है। और एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, उसमें 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट्स मिलती हैं लगभग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक किडनी बड़ी मात्रा में किस उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है? तो दोस्तों जो किडनी रहता है हमारा, जो नेफ्रॉन होता है, इससे बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो दोस्तों ये होता है, इसका एक और नाम से पूछते हैं हमको, कि क्वेश्चन पूछतेंगे जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है किडनी की, वो कौन सी है? तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो किडनी की होती है दोस्तों, वो होती है हमारी नेफ्रॉन। कौन सी? स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट जो होती है दोस्तों, वो नेफ्रॉन होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? दोस्तों जो कोशिका होती है, कोशिका यानी दोस्तों सेल, तो सेल के भीतर हमसे पूछ रहा है श्वसन का केंद्र कहाँ पे होता है? तो ये दोस्तों जो होता है हमारे, होता है केंद्रक पे। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस पे एक क्वेश्चन और पूछते हैं हमसे कि जो कोशिका है यानी जो सेल है, सेल की खोज किसने की थी, डिस्कवरी? तो इसको खोजा था दोस्तों किसने? रोबर्ट हुक ने। तो आपको याद रखना है, रोबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछते हैं दोस्तों, जो कोशिका की स्टडी है यानी कोशिका अध्ययन, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो हम सेल स्टडी, इसको क्या कहते हैं? जो इसकी अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों साइटोलॉजी। साइटोलॉजी आपको याद रखना है। तो सेल में स्टार्टिंग में सी आता है, साइटोलॉजी में भी सी आता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि साइटोलॉजी जो होता है, वो कोशिका का अध्ययन होता है, यानी कि सेल स्टडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? दोस्तों जो पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक जाइलम होता है ये, एक फ्लोएम होता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फ्लोएम का क्या काम है? तो दोस्तों जो फ्लोएम होता है, वो आहार वहन के लिए होता है। आहार यानी जो फूड होता है दोस्तों हमारा, फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारा फ्लोएम। और जो जाइलम है दोस्तों, ये हमारा क्या करता है? जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है अगर हमसे जाइलम के बारे में पूछा होता तो। लेकिन अभी हमसे पूछा है फ्लोएम के बारे में, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ये क्या करेगा? जाइलम तो करेगा वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जल और मिनरल का। और जो फ्लोएम है दोस्तों, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा दोस्तों। और एक चीज और आपको इसमें देखने की बात है, याद रखने की बात है, जो जाइलम होता है, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। देखो इसमें जो रेड कलर से आपको दिखाया हुआ है, ये ऊपर की डायरेक्शन में ही जा रहा है। और जो फ्लोएम होता है, इसमें अप डाउन दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? जो दोस्तों तांबा होता है, इसको इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। तो इसका शत्रु तत्व हमसे पूछा है। तो इसका जो शत्रु तत्व होता है दोस्तों, वो होता है हमारा गंधक। ऑप्शन ए गंधक यानी होता है दोस्तों सल्फर। जो सल्फर होता है दोस्तों, वो तांबे का दुश्मन होता है एक तरीके से। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? दोस्तों क्या होता है, जो तांबा रहता है, वो काफ़ी दिनों हो जाते हैं उस पे, या फिर उस पे मॉइस्चर लग जाता है, तो उसके कारण दोस्तों होता क्या है, एक ग्रीन सी लेयर छा जाती है तांबे पे। वो किसके कारण होती है दोस्तों? वो सल्फर के कारण होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो तांबा रहता है, उसका शत्रु तत्व जो रहता है, वो होता है हमारा गंधक यानी कि सल्फर। दोस्तों जो तांबा है यानी कि जो कॉपर है, इसकी जो कई बार पूछ लेते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना है। तो दोस्तों जो कॉपर होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। जिंक जो आता है दोस्तों हमारा, उसके ऊपर रहता है, जिंक का 30 होता है, और कॉपर का हमारा 29 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को हटाने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो ओर रहती हैं हमारी, अयस्क यानी ओर, उससे जो चुंबकीय अशुद्धियाँ यानी कि मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज जो रहती हैं दोस्तों हमारी, उनको अगर हमको हटाना है,
तो उसके लिए एक प्रक्रिया हम यूज करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, यही हमको बताना है। तो दोस्तों उसका होता है, उस प्रक्रिया का नाम है चुंबकीय पृथक्करण प्रक्रिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आंसर आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस है 7, 8, 9 एंड 11। जो दोस्तों आवर्त सारणी होती है हमारी, जो मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें आपको आवर्तों की संख्या बतानी है। आवर्तों को कहते हैं दोस्तों पीरियड्स। तो जो कितने पीरियड्स होते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन करते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।